हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय निशा बेनीवाल। आज हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स वाले चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का है, वो है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की गई हैं। उनमें से कुछ के पास डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर टू कंटेन एन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of test tube? ये बोल रहा है कि आपके पास एक तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है और एसिडिक सॉल्यूशन है, और मतलब तीनों टाइप के सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको, लेकिन आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया है। उसकी हेल्प से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है, ये बेसिस है, ये न्यूट्रल है? ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम कि आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक क्या करते हैं हम, जो रेड लिटमस पेपर था उसको क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो किसी में भी, ठीक है। द सॉल्यूशन, अगर जो वो सॉल्यूशन था वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट में डाला तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो गया, मतलब वो क्या है, रेड लिटमस पे ब्लू में कौन चेंज होता है? बेसिक सॉल्यूशन होता है वो, मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। अदर के पास क्या है, और दूसरे जो सॉल्यूशन बच गए, दो सॉल्यूशन, उसमें क्या बच गया? अब एसिड और वाटर बच गया दो में। अब ये ब्लू में चेंज हो गया। अब ये ब्लू वाला है, ये सॉल्यूशन हम दूसरे वाले में डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। तो अब ये ब्लू वाला, ये जो ब्लू हम दूसरे नंबर की टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तो ये ब्लू वाला रेड में चेंज हो जाएगा। मतलब ब्लू रेड में कब चेंज होता है? जब हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब जो ये थर्ड टेस्ट ट्यूब है, जो अगर हम थर्ड टेस्ट ट्यूब में अगर हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो ब्लू था वो ब्लू रहेगा, रेड था वो रेड रहेगा। मतलब ये क्या है, जो थर्ड वाला बीकर है इसमें क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। इट मीन्स क्या हो गया, ये मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसके हिसाब से है कि जो रेड को ब्लू में चेंज करता है वो हमारा बेस होता है, और जो ब्लू को रेड में चेंज करता है वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और जो नो कलर चेंज होता है, जिसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज, वो हमारा होता है डिस्टिल्ड वाटर, मतलब साफ, मतलब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज से। इनमें से कौन सा है, ये देख लेते हैं पहले। ये हमारे क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि why should curd and shore substances not kept in brass and copper vessels? दही और जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं उनको हमें ब्रास और कॉपर में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि देखो, कर्ड और कोई भी खट्टा सब्सटेंस है वो नहीं रखना चाहिए ब्रास और कॉपर की वेसल में, क्योंकि उनके पास क्या है कि श्योर फूड स्टफ कंटेन, क्या 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 कंटेन करते हैं वो? एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? वो पॉइजनस मेटल बना लेगी। पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना लेगी, विच कॉज फॉर्मेशन करेगी, विच कॉज, जिस जो किसका कारण बनेगी? फूड पॉइजनिंग का। एंड अफेक्ट आवर हेल्थ। अगर हम कोई भी खट्टी चीजों को या दही को ही मान लो ब्रास और कॉपर वेसल में रखेंगे तो क्या होगा कि जो
एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, एक पॉइजनस मेटल बना लेगी, मेटल कंपाउंड, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना देगी, जो कि हमारे हेल्थ को खराब करेगा और क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कत आ सकती है हमको। ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी गैस लिबरेट होगी जब एक एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है, जैसे कि जिंक ले लो। जिंक में हम कोई भी एसिड मिला दे, मान लीजिए HCl मिला दी मैंने, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स के फॉर्म में निकलती है। अब ये बोल रहा है हाउ विल यू टेस्ट। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो रिएक्शन वेसल के पास जलती हुई कोई तिल्ली बोलते हैं, जिसको माचिस की तिल्ली होती है, उसको लेके जाएंगे। अगर वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। ये थी, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। ये था हमारा आंसर इसका। अब देखते हैं हम थर्ड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड to produce effervescence. The gas evolved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride. एक कैल्शियम क्लोराइड बनना चाहिए प्रोडक्ट में। ये बोल रहा है कि भाई कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और CO2, ये भी तो बता रखा है कि ये केमिकल रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड और ये बर्निंग कैंडल है, मतलब गैस इवोल्व हो रही है, तो मतलब CO2 गैस। जो गैस बनेगी वो CO2 गैस बनेगी, हमें पता है। और ए मेटल ए कंपाउंड मस्ट भी, मतलब हमें पता है CO2 गैस बनेगा और कैल्शियम तो होना ही होना चाहिए। तो जैसे कि हम कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, उसके साथ हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और CO2 और H2 ये मिलेंगे हमें। ये है हमारा कैल्शियम क्लोराइड और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गई बैलेंस। ये था हमारी रिएक्शन जो हमें लिखनी थी। ठीक है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो हमें ये केमिकल रिएक्शन आ जाएगी हमारी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Acidic character in aqueous solution, while solution of combined compounds like alcohol and glucose do not show acidic character. अगर हमें सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, मतलब वो किसके लिए हैं, एसिडिक के लिए। एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा वो HCl, HNO3 etc। जब H प्लस आयन वाटर के अंदर दे रहा है, मतलब कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे वाटर के अंदर। इसीलिए क्या है कि ग्लूकोज और वाटर है, नहीं सॉरी, ग्लूकोज और अल्कोहल है, वो हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ठीक है, अल्कोहल है मतलब वो खुद ही बेस है, तो OH आयन देगा, ना कि वो H आयन देगा, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन नहीं देते वाटर के अंदर। H पॉजिटिव आयन इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है, क्योंकि जो एक्वस सॉल्यूशन है ना वो एसिड का, वो करता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। आयन प्रेजेंट होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू presence of due to presence of charged particles
कॉल्ड आयन। आयन प्रेजेंट होंगे तो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट करेंगे। थर्ड है हमारा व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब ड्राई HCl गैस है वो क्या करती है, H पॉजिटिव आयन नहीं देती, H पॉजिटिव आयन नहीं देती, देयरफॉर डज नॉट कलर चेंज कलर। अब H पॉजिटिव आयन नहीं देगी मतलब कि वो एसिड भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ये कलर चेंज ही नहीं करेगा ड्राई लिटमस पेपर का। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा फोर्थ, while diluting an acid why it is recommended that the acid should be added to water and water to acid and not। अगर हम water को ऐड करेंगे, if water is added to concentrated acid to dilute it, तो क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में क्या होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी। हीट चेंजेस मतलब वाटर टू स्टीम से, वाटर से स्टीम में हो जाएगी, विच कैन स्प्लैश द एसिड वंस फेस क्लॉथ। और क्या करेगी, अगर हम मतलब कि वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में डालेंगे उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी। अगर वो हीट निकलेगी तो वो हमें हमारे पूरे चेहरे को या कपड़ों को हमें जला सकती है। इसलिए क्या होता है कि अ, हमें रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में ना डाला जाए। ठीक है, ये था हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is dilute? When a given amount of acid is added to water, there is a fixed number of hydronium ion per volume of the solution. अगर हम उसको डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, और जो हाइड्रोनियम वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो क्या होगी, कंसंट्रेशन भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ये था रीजन, मतलब क्योंकि कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन के अफेक्ट करती है सॉल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूट होने पर। सिक्स्थ है हमारा हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन। अब एक्सेस बेस डिसॉल्व करेंगे हम, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सॉरी, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब हम बहुत ज्यादा बेस डिसॉल्व करेंगे सोडियम NaOH के सॉल्यूशन में, बट ये कब होगा, जब लिमिटेड एक्सटेंट ओनली आफ्टर द कंसंट्रेशन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यू हैव टू सॉल्यूशन। अब ये बोल रहा है यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, पीएच ऑफ ए का पीएच 6 है, बी का पीएच 8 है। Which solution has more hydrogen ion in concentration? अब हाइड्रोजन आयन कब कंसंट्रेशन कब मानी जाएगी, जब वो एसिडिक होगा। ठीक है, अब ए की पीएच क्या है, लेस है 7 से। अब मैंने जैसे कि पूरे चैप्टर का डिस्कशन किया था तब बताया था मैंने कि ये है जैसे 7 से ज्यादा होगा तो हमारा बेसिक नेचर का होगा, कम होगा तो एसिडिक नेचर का होगा। अब ए है वो एसिडिक नेचर का है और बी क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए है, इस सॉल्यूशन के पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि एसिड ऑलमोस्ट H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो ये एसिड है तो मतलब इसके पास कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हाइड्रोनियम आयन की।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि what effect does the concentration of hydrogen नहीं सॉरी H plus ions have the nature of the solution। अब इसमें क्या बता रहा है कि क्या इफेक्ट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन में ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन हमारी मोर होगी, मतलब ज्यादा होगी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की, तो क्या होगा, हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, डू द बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेस। ये बोल रहा है क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H पॉजिटिव आयन होते हैं? हाँ होते हैं, बट दीज आर फार लेस देन नंबर ऑफ OH आयन देन रिस्पॉन्सिबल फॉर दे। मतलब कि इनके पास क्या होता है कि OH पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन होते हैं, H पॉजिटिव भी होते हैं, H पॉजिटिव आयन भी होते हैं, पर वो क्या होते हैं, लेस इन नंबर देन OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव होते हैं बट वो OH से कम होते हैं, जो कि उनका बेसिक नेचर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अंडर what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime? if the soil is देखिए, जब सोयल है, मिट्टी, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगी, too acidic, then it is treated with material like quicklime। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसमें हम क्विकलाइम ऐड कर सकते हैं, या स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है। और चौक भी ऐड कर सकते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये ऐड करके हम अगर बहुत ज्यादा लो पीएच है, मतलब एसिडिक है तो लो पीएच होगा, लो पीएच होगा तो इनको ऐड करके हम नॉर्मल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। CaOCl2 का कॉमन नेम पूछ रखा है। CaOCl2 मतलब मैंने उसमें भी बताया था, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड है हमारा, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इल्ड ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन इल्ड ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, मतलब कि उसके लिए क्या हमें क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हमने लिया था CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O
गिव CaSO4 प्लस 2H2। ये तो हमारा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी। और इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाए हैं तो क्या मिलेगा हमें? जिप्सम। ठीक है, ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। रेड टू ब्लू में कौन चेंज करता है? रेड को ब्लू में चेंज करता है बेस। अब इनमें से ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, दोनों साथ, तीनों 7 से कम है, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर है। बच गया एक 10 वाला, ये आंसर हो जाएगा हमारा बेस का। मतलब रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज करता है बेस, बेस की वैल्यू है हमारे पास 10, उसका पीएच हो जाएगा 10 उसका सॉल्यूशन का। सेकंड है हमारे, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। अब लाइम वाटर मिल्की में कौन सी गैस चेंज करती है? सीधी सी बात है, लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर रही है, मतलब वो HCl गैस है हमारी। आंसर आ जाएगा हमारा HCl। थर्ड है कि 10 ml of solution NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of hydrochloric acid. 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be। ये देखेंगे हम कि जो 10 ml का सॉल्यूशन है NaOH का, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड और बेस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर NaOH डबल हो जाए तो HCl भी डबल लगेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे, 10 ml में कितना है? 8 है, 8 ml HCl, 10 ml NaOH में 8 ml HCl है, तो 20 ml में कितना होगा? 20 ml NaOH डबल हो जाएगा इसका, मतलब 8 दूनी 16 ml। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 16 ml। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट आंसर, जो कि है हमारा फोर्थ में देखते हैं हम कि क्या बता रहा है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए पता ही है हमें, एंटासिड लेते हैं। ठीक है, 4 का आंसर आ जाएगा एंटासिड। विच वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शंस बनानी है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमें? ZnSO4 प्लस H2। ये सिंपल सी रिएक्शन है। सेकंड है हमारी, डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। Mg को रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ तो क्या बनेगा हमें? MgCl2 प्लस H2 गैस। बैलेंस करेंगे तो H2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गई। थर्ड है हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 जब रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ तो क्या देगा? Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे Al2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो। हो गए कंप्लीट? नहीं, यहाँ पे भी 3 लगा दो। ये हो गई बैलेंस। फिर आती है फोर्थ, डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग मतलब आयरन के साथ जब HCl रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमें? FeCl3 प्लस H2।
अब इसको बैलेंस करेंगे तो HCH यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे Cl3 है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएंगे तो हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। अब Cl3 Cl6 करने पड़ेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लगेगा। ये हो गई हमारी बैलेंस। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 6th क्वेश्चन। कंपाउंड सच एज glucose and alcohol also contain hydrogen but are considered as an acid। ये तो एक्टिविटी प्रूव करवा रहा है, एक्टिविटी छोड़ दो, एक दिन फिर से कोई अलग से क्लास लेके सारी एक्टिविटीज वगैरह करवा दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does। अब देखो डिस्टिल्ड वाटर है वो कंडक्ट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। क्यों कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि कोई आयनिक कंपाउंड नहीं करता। अब आयनिक कंपाउंड से हम क्या समझे, जैसे कि एसिड, बेस, साल्ट, ये सब कंडक्ट नहीं करता, डिजोल्व्ड इन इट बट जो रेन वाटर होते हैं वाइल फॉलिंग टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर, उसमें कुछ कुछ एसिड ऐड हो जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई, ठीक है, ऐसे ऐड होती हैं फ्रॉम द एयर। कार्बोनिक एसिड ऐड हो गई। अब कार्बोनिक एसिड ऐड होगी तो वो क्या देगी, H+ आयन देगी। कार्बोनेट आयन क्या, कार्बोनिक एसिड ऐड होगी तो वो क्या देगा, कार्बोनेट आयन देगा टू रेन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड विच प्रोवाइड आयन टू रेन वाटर। इसलिए रेन वाटर क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 8th है हमारा, 8th क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। हमें पता है कि H पॉजिटिव आयन है तभी तो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। तो एसिड प्रोड्यूस करती है H पॉजिटिव आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर प्रेजेंट होगा तभी तो H पॉजिटिव आयन देगी ये। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर an acid will not form H positive ion, hence it will not show acidic behavior। फिर आता है 9th क्वेश्चन। 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं A, B, C, D और E when tested with universal indicators showed pH as इतना इतना इतना। Which solution is neutral। अब कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा ये बताना है हमें। न्यूट्रल होगा हमारा, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 4 है ए का 4, बी, सी, डी, ई, ये 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं। ए का 4 है, ए का 1, फिर 11, फिर 7, फिर 9। अब हमें पता है कि पीएच स्केल में 7 पे न्यूट्रल होता है, तो मतलब ये वाला हमारा न्यूट्रल है, तो ए का आंसर आ जाएगा हमारा डी। सेकंड है कि स्ट्रोंगली एल्कलाइन कौन सा होगा, जो स्ट्रोंगली एसिडिक होगा। एल्कलाइन मतलब स्ट्रोंगली एसिडिक होगा, वही तो होगा ना। तो ये स्ट्रोंगली एल्कलाइड होगा, ये नहीं सॉरी, जो स्ट्रोंगली एल्कलाइन होगा वो बेसिक कैरेक्टर, जो स्ट्रोंग बेस होगा वो। स्ट्रोंग बेस कौन सा है यहाँ पे, 11 वाला, तो सी आंसर आ जाएगा सेकंड का। थर्ड है हमारा कि स्ट्रोंगली एसिडिक। अब स्ट्रोंगली एसिडिक कौन सा है, जो जिसका 1 नंबर पे है, जो सबसे वो है, तो उसका क्या आंसर आ जाएगा, बी। अब फोर्थ है हमारे पास वीकली एसिडिक। वीक एसिड कौन सा होगा, जो 7 के आसपास मिलेगा। 7 के आसपास यहाँ पे 4 है, तो मतलब इसका आ जाएगा ए आंसर। अब फिफ्थ वाले का क्या आएगा, फिफ्थ दे रखा है वीकली एल्कलाइन, मतलब कि जो वीक बेस है। वीक बेस कौन सा होगा, जो 7 के पास है, मतलब ई वाला आंसर आ जाएगा। ये था हमारा 9th का आंसर। अब देखते हैं हम 10th का। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब। ये भी टेस्ट ट्यूब का ये क्वेश्चन, ये रहने दो। फिर है फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ
फ्रेश मिल्क का पीएच है हमारे पास 6। ये हमारा 11 का क्वेश्चन। पीएच है 6 फ्रेश मिल्क का। What do you think the pH will change as it turn into curd? Explain your answer. देखो pH ऑफ मिल्क है वो 6 से कम है। जब ये कर्ड में चेंज होगा तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ lactic acid during this process, तो लैक्टिक एसिड क्या करेगी? लैक्टिक एसिड रिड्यूस इट्स पीएच वैल्यू। यही पूछ रखा था। अब नेक्स्ट है हमारे पास 12। ए मिल्कमैन एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। बेकिंग सोडा ऐड कर देता है। व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? देखो जब वो मिल्क क्या होता है, स्लाइटली मिल्क इज मेड ऑफ स्लाइटली अल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट श्योर इजिली। अब बेकिंग सोडा ऐड करेगा तो वो जल्दी से खट्टा नहीं होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जो ऊपर वाला किया था वही सेम प्रोसेस है कि अगर उसमें क्या है, वो स्लाइटली अल्कलाइन तो बना ही होता है उसके अंदर, अगर इनमें हम उसमें लैक्टिक एसिड बन जाएगी, फिर उसमें फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये जल्दी से खट्टा नहीं होगा। वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? अब कर्ड बनाने में इतना टाइम क्यों लेगा? अल्कलाइन मिल्क है। टेक ए लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड। अब उसको पहले न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा। जो लैक्टिक एसिड बनी है उसके अंदर न्यूट्रलाइज द एल्कली प्रेजेंट इन इट। जो एल्कली प्रेजेंट है उसमें उसको न्यूट्रलाइज करेगा पहले, इसलिए उसमें स्लो प्रोसेस होता है कि कर्ड बनने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, बेकिंग सोडा ऐड कर रखा है। ठीक है। फिर 13 का क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर होगी, प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर कैन काज, क्या काज कर सकती हैं? स्लो सेटिंग। मॉइस्चर प्रेजेंट होगी तो धीरे धीरे वो होगा, स्लो सेटिंग होगी उसकी। बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन हो जाएगा। दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम। अगर उसमें नमी आ जाएगी तो वो यूजलेस ही माना जाएगा। ठीक है। 14 का है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं? सॉल्ट और वाटर देते हैं। इसके दो एग्जांपल लिखने हैं, तो एक बेस ले लो, एक एसिड ले लो। क्या देगा ये? NaCl प्लस H2O। एक एग्जांपल हमारे ये हो गया। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हैं एसिटिक एसिड का। ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? CH3COONA, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। ये थे हमारे दो एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब है हमारा 15 का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 15 का क्वेश्चन बोल रहा है, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के कोई यूज बताने हैं हमें। सबसे पहले हम वॉशिंग सोडा के देखते हैं। वॉशिंग सोडा के यूज बताए थे मैंने। वॉशिंग सोडा यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सोप्स में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये मैंने क्लास पढ़ाई थी तब भी बताए थे। और ये इसका मेन जो काम होता है वो होता है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हम बेकिंग सोडा के यूज। बेकिंग सोडा ये एंटासिड की तरह यूज करता है मेडिसिन में टू रिमूव एसिडिटी, जो कि एसिडिटी रिमूव करता है, एसिडिटी रिमूव करता है। और बेकिंग सोडा को हम ये भी केक्स वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं, केक्स, ब्रेड, ठीक है, इनमें भी। तो ये थी हमारे सारे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।